नमस्ते दोस्तों, मन हुआ स्क्रीन चैनल पर स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में साइमन के हवेली को दिखाता है। उधर इरादों की बात हो रही थी। फिर सीन सीधा डिक्सन की चिल्लाहट पर कट होता है, जो कहता है कि उन्हें एक खदान मिल गई है। रोजर्स कहता है कि हाँ मिली है और वो अयस्कों से भरी हुई है, और सबसे जरूरी बात, वहां कोई राक्षस नहीं है। डिक्सन कहता है कि ये तो बड़ी राहत की बात है, अब वे इलाके की आर्थिक समस्याएं सुलझा सकते हैं। एमडब्ल्यू कहता है कि इसका मतलब अब वे खदान में खुदाई के औजार तैयार करने पर ध्यान दे सकते हैं। हांस कहता है कि शायद इसकी जरूरत भी न पड़े। खदान इतनी अच्छी हालत में है जैसे पहले ही किसी ने उस पर काम किया हो, और जैसे हालात है, अगर बस पर्याप्त लोग लगा दिए जाएं तो वे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सिमुन ये सब देख रहा होता है और कहता है कि अब इस इलाके की नींव रख दी गई है। उसने एहतियातन राक्षसों को गहराई में पहाड़ों की ओर भगा दिया था, ताकि अगर कभी युद्ध हो भी जाए तो वह इलाका सुरक्षित रहे। अगर जरूरत पड़ी और सैनिकों की कमी हुई तो वही राक्षस एक अच्छा सैन्य बल बन सकते हैं। फिर हांस उसके पास आता है और कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ। सिमून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सबने कड़ी मेहनत की और बाकी बचे हुए काम पूरे कर लिए। ये सब इतने अच्छे क्यों हैं? सिमून कहता है कि अगर वे नहीं चाहते कि हले जैसे हो जाएं, तो उन्हें अब ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटाया तो सब कुछ ढह सकता है। फिर वह कहता है कि उसे एक निवेदन करना है। हांस कहता है कि बताओ। सिमून पूछता है कि क्या वो कुछ समय के लिए एफएफटी उनके हवाले कर सकता है। वे पूछते हैं कि वो क्या करने वाला है, तो वो कहता है कि फिलिप से पूछ लो। फिलिप सबको बताता है कि उसने तय कर लिया है कि वह एक जायगैंट खरीदेगा और उसे ट्रेंड्स की अच्छी जानकारी है, इसलिए वह सिमून को सुरक्षित ले जाएगा। रोजर्स तुरंत उसे फ्रेम से बाहर धक्का देता है और कहता है कि चिंता मत करो, वो खुद सिमून के साथ जाएगा और पूरी जिम्मेदारी लेगा। म्यूट कहता है कि अगर बात जायगैंट से जुड़ी है तो वह देख लेगा, लेकिन डिक्सन कहता है कि ये चूंकि फाइनेंस से जुड़ा है तो वह भी जाएगा। और फिलिप सोचता है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सीन कट होता है और अब वे एक गाड़ी में हैं। सिमून फिलिप से पूछता है कि क्या वह सच में इतना खुश है। वह कहता है बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार मुझे अपने सपनों का जायगैंट मिलने वाला है। सिमून कहता है कि उनके इलाके में भी जायगैंट्स हैं। फिलिप कहता है कि ये बात तो बड़ी डिप्रेसिंग है, क्योंकि नए मॉडल्स तो उन पुराने कबाड़ों से एकदम अलग स्तर पर है। वो बोलता जा रहा होता है। रोजर्स उसे रोकता है और कहता है कि फालतू की जायगैंट फिलॉसफी बंद करे, और जब वो साथ में हो तो ऐसा बकवास सोचने का भी सपना न देखे। फिलिप पूछता है कि कोई किसी से इतना रूखा व्यवहार कैसे कर सकता है, और रोजर्स कहता है कि चुप रहो। सिमून थोड़ा हंसता है और रोजर्स कहता है कि काश वो एस्कॉर्ट नाइट न होता तो वो खुद गाड़ी चला रहा होता। फिलिप कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, और सिमून कहता है कि उसे साथ लाना सही फैसला था। फिलिप को चुप कराने का सबसे अच्छा उपाय वही है। तभी एक ट्रेन जैसा वाहन जोर की आवाज के साथ सामने आता है और सब हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो सीधा उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा होता है। सिमून पूछता है कि ये अचानक क्या आ गया। रोजर्स माफी मांगता है और कहता है कि ये एक ट्रेलर है जो अचानक आ गया। सिमून नीचे उतरता है और पूछता है कि ये क्या है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। रोजर्स बताता है कि ये एक तरह की बड़ी गाड़ी है जो जादू इंजीनियर्स ने बनाई है। ये बहुत महंगी होती है, लेकिन सामान्य गाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और भारी सामान ले जाने के काम आती है। सिमून कहता है कि ये तो काफी अच्छी लग रही है, शायद उसे एक खरीदनी चाहिए। फिर वो ट्रेलर से नीचे उतरता है, माफी मांगता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, और देखता है कि सब काफी चौंके हुए हैं। शायद सबने पहली बार ट्रेलर देखा है। हम हम्टी डम्टी और उसके रहने वाले छोटे भाई को भी देखते हैं। रोजर्स के किलो कौन है? वो आदमी कहता है कि ये तो आसान बात है, और वो हम्टी डम्टी के कंधों पर चढ़ जाता है और कहता है कि वे लोग शेड कंपनी से जुड़े व्यापारी हैं। वे गांव गांव जाकर खास चीजें बेचने वाले पेडलर हैं। सिमून कहता है कि उसने पहली बार इनके बारे में सुना है। व्यापारी कहता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में शुरू किया है, लेकिन जल्दी ही वे टॉप पर पहुंचेंगे। सिमून कहता है कि समझ गया, और व्यापारी पूछता है कि वो जानना चाहता है कि क्या वो किसी खानदान का प्रमुख है, क्योंकि वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सिमून पूछता है कि वो ये अचानक क्यों पूछ रहा है जब ये उनकी पहली मुलाकात है। व्यापारी कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस एक व्यापारी है और अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है। सिमून कहता है कि वो इतना मशहूर नहीं है कि उसमें किसी की दिलचस्पी हो। व्यापारी हंसता है और कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और शायद कारोबार की आदत में उसने थोड़ा दबाव डाल दिया। सिमून कहता है कि ठीक है, क्योंकि वे लोग व्यस्त हैं और अब उन्हें जाना होगा।
व्यापारी कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और देखता है कि सिमून चला जाता है और अब हमें पता चलता है कि उसका नाम टिसेल है। वो कहता है कि उसने पहचान लिया कि ये लैन परिवार का छोटा लाड है और उसे लगा था कि उसे उसके घर जाना पड़ेगा, लेकिन किस्मत से वो यहीं मिल गया। अब उसका काम आसान हो गया और हम देखते हैं कि कुछ और लोगों पर एक्स का निशान बना है सिवाय सिमून के। रात को वे लोग कैंप फायर लगाते हैं। फिलिप कहता है कि जो लोग उन्होंने आज देखे वे व्यापारी नहीं बल्कि भाड़े के सिपाही लगते थे। रॉजर्स भी सहमत होता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगा। एक नया व्यापारी ट्रेलर नहीं खरीद सकता और वो आदमी बहुत संदिग्ध था और उसके पीछे जो लोग थे वो भी व्यापारी नहीं लग रहे थे। सिमून कहता है कि वे सही सोच रहे हैं और ये भी कि ट्रेलर के पीछे जो लदा था उसमें से हल्का मैना प्रवाह हो रहा था और उसे कपड़े से ढकने के बाद भी वो महसूस हो रहा था और अब वो समझने लगता है कि वो क्या चीज थी। तभी वे पैरों की आहट सुनते हैं। कोई हाथ फैलाकर पास आता है। वो मुस्कुराता है और वो कोई और नहीं टिसेल होता है जो कहता है कि लगता है हम फिर मिल गए जैसे किस्मत ने मिलाया हो। सिमून कहता है कि वो तो उल्टी दिशा में जा रहा था तो अब यहाँ क्या कर रहा है। काइसेल कहता है कि उनका अधूरा काम था और वो रास्ते में आग की रोशनी देखकर यहाँ आ गया। अगर उसे मंजूर हो तो वो उनके साथ शामिल होना चाहेगा। सिमून कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पूछता है कि क्या उसके साथ जो लोग आए हैं उन्हें भी मंजूर है। काइसेल हंसने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे कई लोग हैं। सिमून कहता है कि वहां सबके लिए जगह नहीं है। टिसेल फिर हंसता है और कहता है कि उसने उसे कम आंका था लेकिन वो फिर भी एक चोरों का लाड है और जल्दी बात समझ गया। जैसे ही सब लोग जंगल से निकलकर कूदते हैं टिसेल कहता है कि उसे सिमून से कोई निजी दुश्मनी नहीं है लेकिन काम तो काम है और उसे यहीं मर जाना चाहिए। टिसेल अपने आदमियों से कहता है सबको मार डालो। वे लोग कहते हैं कि उस सुनहरे बालों वाले जवान लॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना है। रॉजर्स फिलिप से कहता है कि वह उसकी रक्षा करे और वह कहता है कि वह करेगा और उन्हें पीछे हटाता है। सिमून से कहता है कि वह उसके पीछे रहे क्योंकि वे उसकी रक्षा करेंगे। सिमून कहता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा है और ये किसी साधारण हत्या की कोशिश नहीं लग रही। ऊपर से वे काफी कुशल है और फिलिप और रॉजर्स के बराबर लड़ पा रहे हैं। अगर ये लंबी लड़ाई बन गई तो वे जरूर नुकसान में रहेंगे। जैसे ही एक आदमी सिमून पर पीछे से हमला करने जाता है रॉजर्स चिल्लाता है, पूछता है क्या वो सच में उस पर तलवार उठाने वाला है। वह हमला रोक देता है और उस आदमी को दूर फेंक देता है। उसका साथी तुरंत सामने आता है और रॉजर सिमून से पूछता है क्या वह ठीक है। वह कहता है हाँ, तुम्हारी वजह से। वे दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग ना तो हत्यारे हैं ना ही डाकू बल्कि इतने कुशल हैं कि रॉजर्स को पार कर सिमून तक पहुंच सके। उनमें से एक तो निश्चित ही एक उच्च प्रशिक्षित शूरवीर है। टाइसेल कहता है ये तो वाकई चौंकाने वाला है और फिर अपना हाथ उठाकर कहता है कि उन्हें केवल इतना ही नहीं चाहिए होगा। वे एक विशाल छाया को अपने ऊपर देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक गिगांट है और वह कहता है कि अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए। सिमून कहता है कि उसे पहले से ही पता था और पहले जो ऊर्जा उसने महसूस की थी वो यही थी। वह रॉजर्स और फिलिप को कहता है कि वे अपनी आंखें बंद कर ले। वे तुरंत बिना किसी हिचक के यस सर कहते हैं। यही होती है वफादारी। सिमून फिर एक मंत्र पढ़ता है, हे पुत्र, मौन से जागो और अंधकार में अपनी रोशनी बिखेरो, और एक स्पेल फ्लैश चलाता है जिसे एक विशाल बैंगनी बीम निकलती है जो वहां मौजूद सभी को अंधा कर देती है। जैसे ही हमलावर दर्द में चिल्लाते हुए इधर उधर गिरने लगते हैं सिमून रॉजर्स और फिलिप से कहता है कि अब भागने का मौका है। वे कहते हैं यस सर। टाइसेल कहता है कि वे उन्हें ऐसे नहीं भागने दे सकते और उन्हें पीछा करना होगा। हम्प्टी डम्प्टी और उसका भाई रोने लगते हैं और टाइसेल कहता है कि खुद को संभालो। वे कहते हैं कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि टारगेट को जादू आता है और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। टाइसेल कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि सिमून को पकड़कर उसे दर्दनाक मौत दी जाए। जैसे ही वे भागते हैं रॉजर्स और फिलिप सिमून की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि जैसा उनसे उम्मीद थी वैसा ही किया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे मैजिक में इतनी महारत होगी। वह वाकई में उन्हें चौंका देता है। फिलिप कहता है कि अब वह पक्का है कि सिमून एक शानदार रून नाइट बनेगा। सिमून कहता है कि अगर उनके पास इतनी ताकत है बोलने की तो और तेज भागें क्योंकि वो लोग गिगांट के साथ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। फिलिप और रॉजर्स को एहसास होता है कि वह सही कह रहा है। सिमून कहता है कि जंगल में कैंप लगाना अच्छा आइडिया था क्योंकि अगर वे मैदान में होते तो उनका कोई चांस नहीं होता। रात हो चुकी है तो उनके पैरों के निशान को ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जितनी दूरी बन सके उतनी बनानी है।
तभी हम ताइसेल को चिल्लाते हुए सुनते हैं, जो पहले ही उनके पास पहुंच चुका होता है। लड़के ढलान से नीचे फिसलते हुए आते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। सिमोन पूछता है कि ये इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए। कहता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। रॉजर्स और फिलिप सिमोन से कहते हैं कि वह आगे चला जाए, क्योंकि अब पहले जितने नहीं बचे हैं। सिमोन कहता है कि विरोधी बहुत कुशल हैं, क्या वे ठीक रहेंगे। फिलिप पूछता है कि क्या उसे उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे अपनी असली ताकत अब तक नहीं दिखा पाए थे। रॉजर्स माफी मांगता है और कहता है कि अगर सिमोन वहीं रहेगा तो उनके लिए पूरी ताकत से लड़ना मुश्किल होगा। सिमोन कहता है कि बात तो सही है और वह ये काम दोनों पर छोड़ता है। फिलिप अपनी तलवार में आभा भरता है और कहता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा, और वह अपनी फैंटम तलवार से वार करता है। सामने वाले को तुरंत मार डालता है। वह कहता है कि अब से वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। रॉजर्स भी भयंकर हत्या करने की मंशा और दबाव छोड़ता है। कहता है कि वो यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने उसके लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत की। वह तेजी से दौड़ता है और एक ही पल में 2 हमलावरों को मार डालता है। कहता है कि अब दया की कोई उम्मीद न रखे। वह कहता है कि अगर ये नकली व्यापारी उनके कबीले के योद्धाओं पर तलवार उठाने की हिम्मत रखते हैं तो जरूर उन्होंने उसकी कीमत चुकाने का मन भी बना लिया होगा। फिर सीन बदलता है और आग जल रही होती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि पानी से भी ये आग नहीं बुझ रही। हम देखते हैं कि रेना वहां खड़ी होती है। विक्टर कहता है कि ये कोई सामान्य आग नहीं है, इसमें तेल डाला गया है, ये बहुत खतरनाक है और उसे वहां से हट जाना चाहिए। वह कहती है कि वह नागरिकों को पीछे छोड़कर अकेले नहीं भाग सकती। वे कहते हैं कि वे ठीक रहेंगे और जब तक वह जीवित है सब ठीक होगा। विक्टर दांत भींचता है और उसे खींचता है। कहता है कि ये लोगों की भलाई के लिए है। वह पीछे देखती है और पूरी बस्ती को आग में जलते देखती है। कुछ इमारतें गिरने लगती हैं। कुछ समय बाद मलबे और अन्य शरणार्थियों के बीच हम एक लड़की को अपने पिता के लिए रोते हुए देखते हैं, जो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने माइक्रोवेव में खाना जला दिया हो। और भी लोग अपने परिवार के लिए चिल्ला रहे होते हैं। रेना, जो साफ तौर पर दुखी है, रोने लगती है और कहती है कि उसे बहुत अफसोस है। एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, कहती है कि काफी समय हो गया। हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि काउंट मॉन होता है, जो कहता है कि वह बस वहां ट्रेनिंग कर रहा था और ये सब किस्मत है। वह पूछती है क्या वो सच में इस समय ट्रेनिंग कर रहा था। वह हंसता है और कहता है कि हाल ही में उसने अपने सैनिकों को अनुशासन सिखाना शुरू किया है, इसलिए वे रात में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि रात भर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विक्टर समझ जाता है कि वे उसे फंसा रहे हैं, क्योंकि वे सामने मशाल लेकर खड़े हैं, जिससे साफ है कि वही लोग आग लगाने वाले हैं। वह पूछता है कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं। वे उस पर तलवारें तान देते हैं और काउंट मॉन कहता है कि उसने उसे पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा दुख वही पहुंचा रही है और उसे अपने किए पर पछताना चाहिए। वह हंसते हुए चला जाता है। हम उसे मुट्ठी भींचते हुए और रोते हुए देखते हैं। वह कहती है कि वह मॉन को कभी माफ नहीं करेगी।